नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजाता चौहान, सहाचार्य मनोविज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बस्सी। आज हम लोग चर्चा करेंगे तनाव तथा समायोजन विकृतियों पर, या जिसे आप कह सकते हैं स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पर। पिछली बार हमने चर्चा की थी इसी टॉपिक पर, लेकिन हमने उस समय ये जानने का प्रयास किया था कि तनाव या प्रतिबल का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके विषय में चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को परिभाषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए हैं। जो पहला दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि तनाव को हम एक उद्दीपक के रूप में या स्टिमुलस के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि तनाव को हम व्यक्ति रिस्पॉन्स किस प्रकार से करता है विभिन्न परिस्थिति में, उसके रूप में समझ सकते हैं। और तीसरे प्रकार का दृष्टिकोण ये कहता है या अप्रोच ये कहती है कि हम तनाव को उद्दीपक और अनुक्रिया या स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशन के आधार पर समझ सकते हैं। आज हम तनाव के प्रति व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। रिएक्शंस टू स्ट्रेस। तनाव के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्ति दो प्रकार से करता है, एक तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं और दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियाओं को हम कह सकते हैं कि वे दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं, या साइकोलॉजिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को यहाँ दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है संज्ञानात्मक विकृति सिद्धांत या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट थ्योरी, और दूसरे प्रकार है सामवेगिक अनुक्रियाएं या इमोशनल रिस्पॉन्सेस। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि ये दोनों ही प्रकार क्या कहते हैं। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकृति सिद्धांत, वो कहता है कि जब व्यक्ति में तनाव की मात्रा देखने में आती है या व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो उसमें एकाग्रता की क्षमता में कमी पाई जाती है तथा उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तार्किक रूप से संगठित नहीं हो पाती, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पाती। साथ ही वो जो भी थिंकिंग करता है उसमें चिंता की मात्रा बढ़ जाती है, भूमिका बढ़ जाती है और व्यक्ति परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को ठीक ढंग से परसीव नहीं कर पाता, उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता। व्यक्ति की जो मेमोरी है वो इससे कमज़ोर हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि तनाव में व्यक्ति के संज्ञानात्मक कार्य या कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं उनमें एक प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जितने भी अध्ययन हुए हैं उनसे ये भी स्पष्ट हुआ है कि तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति कुछ वैसा व्यवहारात्मक पैटर्न दिखाता है जिसे वह नियर पास्ट में कर चुका है या गत समय में कर चुका होता है। जैसे जिन व्यक्तियों में सतर्क एवं चौकन्ना रहने की प्रवृत्ति पहले से होती है वे तनाव की स्थिति में और भी अधिक सतर्क एवं चौकन्ने हो जाते हैं। जो व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनमें तनाव होने पर पहले से आक्रामकता और भी बढ़ जाती है या एग्रेसिवनेस और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही ये भी देखने में आता है कि इस तरह के व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो रिजिड हो जाता है या उसमें कठोरता बढ़ जाती है। दूसरे प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं वो हैं सामवेगिक अनुक्रियाएं। सामवेगिक अनुक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? सामवेगिक अनुक्रियाओं में सबसे पहले नंबर पर हम चिंता को लेते हैं। चिंता को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है सामान्य चिंता और दूसरी है स्नायु विकृत चिंता। सामान्य चिंता क्या है? सामान्य चिंता को हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से
हमारे एडजस्टमेंट को बनाए रखने का कार्य करती है। चिंता को अगर हम देखें तो कोई भी नवीन परिस्थिति व्यक्ति में चिंता उत्पन्न करती है, लेकिन व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अपने आप को समायोजित भी कर लेता है और ऐसी चिंता को हम सामान्य चिंता की श्रेणी में रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो सामान्य रूप में चिंता व्यक्ति करता है वो एक तरह से समायोजनात्मक है या व्यक्ति में समायोजन स्थापित करती है। यदि व्यक्ति उतनी चिंता नहीं करे तो व्यक्ति के समायोजन की प्रक्रिया लड़खड़ा सकती है। दूसरे प्रकार की चिंता को हम स्नायु विकृत चिंता कह सकते हैं या न्यूरोटिक एंग्जाइटी कह सकते हैं। ये वो चिंता है जो व्यक्ति के परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को लगभग समाप्त कर देती है। इसमें व्यक्ति सोचता अधिक है लेकिन कार्य रूप में उसे परिणत नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति की जो तनावग्रस्त परिस्थिति है उससे लड़ने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। साथ ही व्यक्ति में क्रोध और आक्रामकता के लक्षण बढ़ जाते हैं, एग्रेसिव अधिक हो जाता है। वो कई केसेस में ये भी देखने में आता है कि व्यक्ति में भाव शून्यता की स्थिति देखने में आती है। ये भाव शून्यता क्या है? ये देखने में आता है कि व्यक्ति उस परिस्थिति विशेष के प्रति प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे कई बार परिवार में किसी बहुत ही अधिक प्रियजन की मृत्यु होने पर कुछ व्यक्ति तो रोने के आधार पर या प्रलाप के आधार पर अपने प्रेम को प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ में वो ना तो रोने की प्रवृत्ति उनमें देखी जाती है, ना ही उनके विषय में कुछ कहने की स्थिति देखने में आती है और वो पूरी तरह से भाव शून्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह के लक्षण भी एक तरह से भाव शून्य या निस्सहायता की स्थिति, जिसे हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस कह सकते हैं, ये स्थिति देखने में आती है और इस तरह के लक्षण व्यक्तियों में देखने में आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के रूप में इस तरह की प्रतिक्रियाएं जिनका मैंने अभी बात की, संज्ञानात्मक इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से संबंधित लक्षण और इमोशनल रिस्पॉन्सेस से संबंधित लक्षण देखने में आते हैं। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं आपको, जिसमें कि व्यक्ति जब वो तनाव की स्थिति में होता है तो उसे ये समझ में नहीं आता कि वो अब आगे क्या करे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करे और इस तनावपूर्ण परिस्थिति से किस प्रकार से छुटकारा पाए। उसे बहुत सारे चीज़ें दिखाई देती हैं जो उसके मस्तिष्क पर दबाव क्रिएट करती हैं और ऐसी स्थिति में उसकी विचार शून्यता की स्थिति उसमें पैदा हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इन सारी जो परिस्थितियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही हैं उनके प्रति किस तरह से उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियाएं दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली हैं आपातकालीन अनुक्रियाएं या इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज और दूसरे प्रकार की हैं सामान्य अनुकूलन संलक्षण या जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसे संक्षेप में GAS भी कहा जा सकता है। ये सिद्धांत हंस सेली के द्वारा दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि हंस सेली ने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की चर्चा की है। ये दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं क्या हैं? आपातकालीन अनुक्रियाओं या इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस की हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। ये देखने में आता है कि तनावपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति की उद्दीपक के प्रति कुछ इस प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिन्हें हम आपातकालीन या इमरजेंसी रिस्पॉन्स कह सकते हैं। ऐसी अनुक्रियाओं के माध्यम से या इस तरह के रिस्पॉन्स के माध्यम से व्यक्ति के लिवर में शर्करा की मात्रा या शुगर की मात्रा अधिक उत्सर्जित होने लग जाती है और ऐसा इसलिए होता है जिससे कि व्यक्ति की मांसपेशियों को अधिक से अधिक शक्ति मिल पाए। शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो चर्बी तथा प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट करते हैं
इससे भी शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल पाती है, पर्याप्त शक्ति मिल पाती है। व्यक्ति के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, इन सभी में वृद्धि हो जाती है तथा मांसपेशियों में जो तनाव की स्थिति होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो लार की मात्रा है मुंह में या म्यूकस है उसकी मात्रा में काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो हमारे लंग्स हैं उनको या फेफड़े हैं उनको अधिक से अधिक वायु मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और उसमें कोई रुकावट नहीं आए। ऐसा शायद यही कारण है कि जब भी हम तनावपूर्ण परिस्थिति में अपने आप को देखते हैं या पाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुंह जो है वो सूख रहा है, ऐसा हमें अनुभव होता है। साथ ही इसमें ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में एंडोर्फिन्स जो एक तरह का स्वाभाविक दर्दनाशक है, इसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और इसी के कारण व्यक्ति के जो सतही क्षेत्र है शरीर के, उनकी रक्त नलिकाएं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो थोड़ी संकुचित हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और ऐसे होने के कारण व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति से निपटने में शरीर में यदि कहीं कोई चोट लगती है या शरीर का कोई भाग कट फट भी जाता है तो ऐसा देखने में आता है कि उससे कम मात्रा में रक्त व्यक्ति के शरीर से निकलता है। तो ब्लीडिंग चोट लगने पर भी यहाँ कम मात्रा में देखने में आती है। साथ ही ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है व्यक्ति का, वो कार्य करने लग जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जब भी कोई संवेग की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सक्रिय देखा जाता है। इसका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विशेष रूप से संवेगी अवस्था में सक्रिय हो जाता है, जो कि हमारे शरीर में आवश्यक हार्मोनल सिस्टम को इंक्रीज़ करने का या कम करने का कार्य करता है। ये तो थी कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं सामान्य अनुकूलन संलक्षणों की या एडॉप्टेशन, जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम की। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन हंस सेली द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से सेली ने तनावपूर्ण परिस्थिति में होने पर पशुओं द्वारा दिखलाई जाने वाले दैहिक परिवर्तनों का वर्णन किया है और जो पशुओं पर उन्होंने दैहिक परिवर्तन देखे उन्हीं को उन्होंने मनुष्यों पर आरोपित करते हुए कहा है कि मनुष्यों में भी तनावपूर्ण परिस्थिति में इस प्रकार के लक्षण देखने में आते हैं। उन्होंने इस प्रकार के लक्षणों को 3 भागों में बांटा। पहला है चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था या स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन, दूसरी है प्रतिशोध की अवस्था या इसे ही उन्होंने कहा है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और तीसरी प्रकार की जो स्थिति है उसे उन्होंने समापन की अवस्था नाम दिया है या स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ये तीनों क्या हैं और किस प्रकार से तनावपूर्ण परिस्थिति को एक तरह से एक्सप्लेन करती हैं, हम इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं जो चेतावनी प्रक्रिया है उस स्थिति में ये देखने में आता है कि जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटना, जिसे कि हम स्ट्रेसर का नाम देते हैं, उससे घिर जाता है तो उसमें सबसे पहले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे चेतावनी प्रतिक्रिया की संज्ञा दी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपने आप को उस प्रकार के स्ट्रेसर से इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति स्ट्रेसर्स को की चुनौती या धमकी से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। इस अवस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा पहली है आघात अवस्था और दूसरी है प्रति आघात या काउंटर शॉक फेज। आघात अवस्था में
पहले से ही जो स्ट्रेसर है उसका सामना होने से एक तरह का शारीरिक आघात व्यक्ति को लगता है, और जब ये इस तरह का आघात लगता है या शॉक लगता है तो व्यक्ति में शारीरिक तापक्रम तथा रक्तचाप गिर जाता है, हृदय गति कम हो जाती है और मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं। इस अवस्था के तुरंत बाद प्रति आघात अवस्था उत्पन्न होती है, जिसमें शरीर अपने रक्षा प्रक्रमों को बढ़ा देता है और सभी तरह की आपातकालीन अनुक्रियाएं जैसे हृदय गति में परिवर्तन होना या हृदय गति का तीव्र होना, रक्तचाप में या ब्लड प्रेशर में परिवर्तन होना, कम ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना और ब्रीदिंग में तीव्रता आना, ये सारे लक्षण उसमें उस समय देखने में आते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की स्ट्रेसर से निपटने की या उसका प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे से चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है अगली स्लाइड में। तीसरी अवस्था है समापन की, दूसरी अवस्था है प्रतिरोध की अवस्था, और ये वो स्थिति है जब व्यक्ति के सामने कोई स्ट्रेसर मौजूद रहता है तो व्यक्ति की प्रतिरोध की अवस्था का प्रारंभ होता है, क्योंकि व्यक्ति उस तनावपूर्ण परिस्थिति से स्वयं को बचाना चाहता है। इस अवस्था में शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे व्यक्ति की प्रतिरोध की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इन हार्मोन्स के सहारे शरीर अपने मुख्य प्रक्रमों को मजबूत भी करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की सक्रियता बढ़ जाती है, लिवर की सक्रियता बढ़ जाती है और ACTH या एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने में आते हैं। ये भी देखने में आता है कि इन सब के कारण व्यक्ति उस तनावपूर्ण परिस्थिति से का प्रतिरोध करने का प्रयास करता है। तीसरी स्थिति को उन्होंने नाम दिया है समापन की अवस्था या स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ये तीसरी अवस्था समापन की अवस्था है। इसमें जो भी ओरिजिनल स्ट्रेसर हैं उनके साथ में कोई नया स्ट्रेसर जब दोनों मिल जाता है तो दोनों के ही प्रति व्यक्ति को अनुक्रिया करने की क्षमता में कमी आ जाती है और प्राणी में शिथिलता बढ़ जाती है। वो अपने आप को निष्क्रिय महसूस करने लग जाता है तथा कई बार ऐसी स्थिति में वो बीमार भी पड़ जाता है, क्योंकि तनावपूर्ण परिस्थिति से अपने आप में निपटने में वो बहुत अधिक कमज़ोर महसूस करता है। इस तरह की अगर स्थिति कुछ लंबे समय तक बनी रहती है तो ये देखने में आता है कि व्यक्ति में जो आसेदक उत्पन्न हार्मोन्स हैं जिन्हें कि हम कहते हैं स्ट्रेसर इंड्यूस्ड हार्मोन्स, उनका स्तर क्योंकि लंबे समय तक एक जैसा बना रहता है तो उससे व्यक्ति में स्टमक अल्सर हो सकता है, दमा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, कैंसर की होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। और अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इन रोगों के होने की संभावना उस व्यक्ति में अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। कई बार ये भी देखने में आता है कि अगर इस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अधिक लंबे समय तक तनावग्रस्त रहता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी संभावित हो सकती है। यहाँ मैंने इसी चीज़ को कुछ स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के स्ट्रेस की अवस्था में किस तरह के सिम्टम्स उसमें देखने में आते हैं। एपैथी देखने में आती है, टीथ ग्राइंडिंग, मसल टेंशन, स्किन इरिटेशन, डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, फटीग, स्टमक प्रॉब्लम्स, एंगर, एंग्जाइटी, हेडेक और ट्रबल कंसंट्रेटिंग। इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो व्यक्ति में देखने में अक्सर आती हैं। ये दूसरी स्लाइड भी इसी से संबंधित है। ये भी
स्ट्रेस से संबंधित सिम्टम्स को प्रदर्शित कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर हेडेक या सर दर्द, लो एनर्जी, उसके बाद में मसल्स पेन, स्टमक एक एंड एसिड रिफ्लेक्स, इंसोम्निया या नींद ना आना, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, श्वसन गति में वृद्धि, ग्राइंडिंग टीथ, दांत किटकिटाने की आवाज़ आना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और हृदय गति बढ़ जाना। ये सारे लक्षण इस तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियों में व्यक्तियों में देखने में आते हैं। यहाँ इस स्लाइड में सामान्य अनुकूलन संलक्षण या जिसे आप कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को एक्सप्लेन किया गया है। हंस सेली जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये उनका चित्र है और इसके साथ ही उन्होंने इस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि अलार्म रिएक्शन वो है जब व्यक्ति को शॉक लगता है और ये व्यक्ति में हार्मोन्स के उत्सर्जन में वृद्धि करती है। फिर वो स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है जब व्यक्ति इसके प्रति अपने प्रतिरोध को प्रकट करता है, और तीसरी स्थिति है स्टेज ऑफ एग्जॉशन, जब उसमें स्ट्रेसर की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वो फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में ना आने की वजह से उसमें शिथिलता के लक्षण देखने में आते हैं और भावशून्यता के लक्षण भी देखने में आते हैं। अब प्रश्न ये भी है कि तनाव का मापन कैसे किया जा सकता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक तनावग्रस्त है या नहीं है, क्योंकि श्वसन गति में परिवर्तन कितना हो, हार्ट रेट में परिवर्तन कितना हो या ये लक्षण कितनी मात्रा में हो जब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति तनावग्रस्त है। तो तनाव का मापन करने के लिए यहाँ 4 प्रकार की विधियों की चर्चा की गई है। पहली है आत्म रिपोर्ट विधि या सेल्फ रिपोर्ट मेथड, दूसरी व्यवहारपरक विधि या बिहेवियरल मेथड, थर्ड दैहिक सूचकांक विधि या फिजियोलॉजिकल इंडेक्स मेथड, और फोर्थ है जैव रासायनिक सूचकांक या बायोकेमिकल इंडिकेटर्स। संक्षेप में यहाँ इन सभी की चर्चा करना उचित होगा। आत्म रिपोर्ट विधि क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें तनाव से प्रभावित व्यक्ति अपनी संवेगात्मक तकलीफ़ों के विषय में और उससे जीवन में होने वाले परिवर्तन तथा तनाव की गंभीरता आदि के बारे में स्वयं बतलाता है। वो स्वयं बताता है कि उसमें कौन कौन से इस समय चेंजेस देखने में आ रहे हैं, वो किन किन चेंजेस को फेस कर रहा है, और तनाव की जो सिवियरिटी है, तनाव की जो गंभीरता है वो कितनी अधिक है, इसके आधार पर इसके विषय में स्वयं ही चर्चा करता है। दूसरे प्रकार की व्यवहारपरक विधियाँ या बिहेवियरल मेथड है। इस विधि में व्यक्ति में तनाव का मापन विशेष परिस्थिति में किए गए कार्यों के निष्पादन के आधार पर किया जाता है। एक व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है वो किसी परिस्थिति विशेष में घट रही है, बढ़ रही है या सामान्य है। यदि उसकी परफॉर्मेंस में, उसके निष्पादन में कमी देखने में आती है तो ये कमी इस बात का सूचक हो सकती है कि व्यक्ति तनावग्रस्त है। नेक्स्ट है दैहिक सूचकांक विधि। इस विधि में तनाव का मापन व्यक्ति के शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तन तथा स्किन कंडक्टिविटी के आधार पर समझे जा सकते हैं। इसमें हार्ट रेट व्यक्ति का किस तरह का है, ब्लड प्रेशर किस तरह का है, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है या इनकी मात्रा बढ़ी है, वृद्धि हुई है, इनमें इनके आधार पर इस बात का निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति में ये जो सिम्टम्स हैं वो तनाव के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट विधि है जैव रासायनिक सूचकांक। इसमें व्यक्ति में तनाव का मापन शरीर में हुए कुछ रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, जैसे कैटकोलामाइंस तथा और जो अन्य हार्मोन्स हैं उनका रक्त में स्तर किस प्रकार का है, उनमें कोई परिवर्तन है या वह सामान्य है, इस आधार पर तनाव की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। इनमें से प्रत्येक विधि के अपने कुछ दोष भी हैं और उनके चलते इनका उपयोग सोच समझकर किया जाता है
और ये आवश्यक है कि किसी जो इसका विशेषज्ञ व्यक्ति है उसके माध्यम से ही तनाव का मापन कराया जाए। तो आज हमने चर्चा की यहाँ पर कि तनाव का मापन किस तरह से किया जा सकता है और हम तनाव की प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्ट्रेसर्स की कैटेगरीज़ की। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा करने के लिए आप लोग अगले वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।